अब मुद्दों का मसला तो ख़त्म हो गया, अब तो भैया इम्तहान हो गया, अब नतीजा सुनना बाकी है। मेहमानों से परिचय करा दें, मनीष पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मनीष जी का स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अशोक जी का स्वागत है। अरुण यादव जी हैं, आरजेडी के प्रवक्ता, अरुण जी का स्वागत है। सौरभ दुबे हैं, राजनीतिक विश्लेषक, सौरभ दुबे जी का स्वागत। मैं पहले सौरभ जी आपके पास आऊँगा, फिर राजनीतिक मित्रों के पास चलूँगा। मैंने 17-18 एग्जिट पोल देखे बिहार चुनाव को लेकर, और उन सभी में यही स्थापना है, यही नैरेटिव है कि एनडीए, कुछ कह रहे हैं 2/3 मेजॉरिटी के साथ, कुछ कह रहे हैं कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ एनडीए वापस सत्ता में आ रहा है। एक पक्ष। दूसरा पक्ष तेजस्वी यादव का है, जिनको मैं अभी सुन रहा था, वो कह रहे थे ना इफ ना बट, 14 को नतीजा, 18 को शपथ ले रहा हूं। कैसे देख रहे भैया सारे मामले को, सारे परिदृश्य को, सौरभ जी? देखिए अमिताभ जी, इस बार का जो बिहार का चुनाव है ये ऐतिहासिक चुनाव था। और अभी इसके परिणाम 14 तारीख को आने वाले हैं। और 73 वर्षों के चुनाव में बिहार के जो ऐतिहासिक वोटिंग हुई है, जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है अपना भविष्य चुनने के लिए। ये बिहार के लिए एक बहुत ही अच्छा संकेत है। और देखिए, ये जो बढ़ा हुआ वोट है, इसी से सारे समीकरण जो एग्जिट पोल के हैं या तमाम जो चैनल हैं, उन्होंने जो अपने जो है एग्जिट पोल यहाँ पर दिखाया है, वो इसी से संबंधित दिखाई दे रहे हैं कि जिस प्रकार से इस बार देखिए महिलाओं का वोट परसेंटेज पुरुषों के वोट परसेंटेज की अपेक्षा जो है वो लगभग 8.5% से ज्यादा है। मतलब महिलाओं की संख्या जो है वोटरों की, वो पुरुषों के जो है उससे ज्यादा रही है। और महिला वोटरों का जो इतिहास रहा है वो लगातार पिछले, अगर हम 2 वर्षों 3 वर्षों में देखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या उनके गठबंधन को जाता हुआ दिखा है। इसके आधार पर मुझे लगता है एग्जिट पोल में भी ये जो आंकड़े हैं वो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बिहार के अंदर एक और विशेष बात है, चूंकि महिलाओं के जो अपने नेता हैं वो नीतीश कुमार जी हैं, और नीतीश कुमार जी को महिलाएं जो है वो वास्तव में उनके नेतृत्व को पसंद करती हैं। ये जो है, जो महिलाओं का वोट परसेंटेज है, उसमें इस बात को एक और ऐड किया जा सकता है। जो ये आंकड़े दिखा रहे हैं 2/3 बहुमत और ये सारी चीजें, मुझे लगता है कि चुनाव के ठीक 1 महीना पहले जो भारतीय जनता पार्टी जदयू गठबंधन ने ब्रह्मास्त्र चलाया था 10,000 वाला, वो इनको वोटों में तब्दील होता हुआ आंकड़ों में, ठीक। इन आंकड़ों में दिखाई दे रहा है। वास्तविक परिणाम तो 14 को आ ही जाएंगे, इन आंकड़ों में वो अभी से दिखने लगा है। और मेरा मानना है कि अगर 20 वर्षों में, जिसमें 2 वर्ष आरजेडी के साथ नीतीश जी थे, बाकी 18 वर्ष जो है वो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ रहे हैं, उसमें अगर इतनी बड़ी सीटों के साथ वो आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है और सौरभ कहीं दुबे, ना कहीं रुकना होगा, जो रुकना होगा। ठीक है, अब रुकना होगा। अरुण यादव जी के पास चलूंगा। अरुण जी, तेजस्वी जी ने कहा कि सब तरफ से शुभ सूचनाएं आ रही हैं, अच्छी सूचनाएं आ रही हैं। इसका मतलब कहीं कोई अब गड़बड़ी वाला लफड़ा नहीं है कि गड़बड़ी हो गई, बूथ में एसआईआर हो गया, कि एफआईआर हो गया, कि ये हो गया, कि वो हो गया, वो वैसा कोई लफड़ा तो नहीं ना? आप देखिए तो मान अमिताभ रहे, जी। एक एक बात तो, सवाल तो पूरा हो जाए बाबू। आप तो मान रहे हो कि भाई 14 को नतीजा है, 18 को हमारी शपथ है। मेरा प्रश्न ये है कि चुनाव की प्रक्रिया और विशेष रूप से मतदान की प्रक्रिया पर जो आप अभी कह रहे हो वही 14 को भी कहोगे, या 14 को बात पलट जाएगी, बदल जाएगी? ये समझना चाह रहा हूं अरुण जी। देखिए अमिताभ जी, जैसा जी। कि आप ने भी देखा, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के पूरे चुनावी रैली को अगर देखें, जनसभा को देखें, और जिस तरीके से हमारी पार्टी महागठबंधन के नेता आदरणीय तेजस्वी जी ने जनता के जो मूल सवालों को उन्होंने रखा है, और जन उभार भी जो दिखा है, और जी। उनके हर कार्यक्रम में जन सैलाब जो उमड़ा है, और लगातार चुनाव समाप्ति उपरांत जो हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा फीडबैक मिला है, निश्चित रूप से यह हम
पूरी मजबूती के साथ कह सकते हैं कि महागठबंधन की सरकार अपार बहुमत से बनने जा रही है। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं। और जहां तक आप लोग कल से बहुत एनडीए के लोग उत्साहित हैं और कुछ जो है मीडिया वाले एक अलग तरीके से उसको परोस रहे हैं। चलिए ठीक है, पोल है, फिर उनका अपना एक अलग है, लेकिन ग्राउंड जो खबर है और जो जमीनी स्तर पर हम लोगों ने देखा है जी साफ विपरीत है। और 14 तारीख को महागठबंधन के पक्ष में रिजल्ट आएगा। हम लोगों को पूर्ण विश्वास है। ठीक अमिताभ जी, ठीक बात है। अशोक यादव जी के पास चलूं, फिर मनीष पांडे। अशोक जी, मैं समझना ये चाह रहा था, वो अरुण जी दूसरी तरफ चले गए। मैं समझना ये चाह रहा हूं कि अगर कोई लानत मलानत करनी है वोटिंग की तो अभी कर लो, परिणाम के बाद ठीक नहीं होगा। वोटिंग तो खत्म हो गई, और अगर अभी सब जगह शुभ सूचना आ रही, सारा कार्यकर्ता लड़ुआ बांट रहा है, कर रहा है, बम बम है, शपथ की तारीख तय हो गई, तो फिर अगर मैं एक अगर कह रहा हूं, इसलिए मुझसे नाराज ना होना, हो सकता है 99% आपकी सरकार बने, लेकिन 1% का तो मार्जिन रखना पड़ेगा ना। आपकी नहीं बनी तो फिर समूचे मतदान की प्रक्रिया को लांछित तो नहीं करेंगे ना अशोक जी? चूंकि तेजस्वी जी कह चुके हैं, जो सबसे बड़े नेता हैं, कि पूरा आशीर्वाद मिला है, भर भर के आशीर्वाद मिला जनता का, और सब जगह से रिपोर्ट आ गई, सब बढ़िया चल रहा है। अशोक जी, बिल्कुल, जनता ने अपने आशीर्वाद में कोई कमी नहीं की अमिताभ जी। और जो सर्वे दिखा रहा है, ये सर्वे भी उसी तरह का है जैसे कल महान अभिनेता धर्मेंद्र यादव जी की डेथ की खबरें मीडिया में चली, उसी तरह सर्वे चल रहा है कंपटीशन में कि हम इतना दिलवा दे रहे हैं, हम इतना जितवा दे। तो एग्जिट पोल का कोई बहुत मतलब नहीं है, क्योंकि कोई कल्पना नहीं किया था कि 2024 में सदी के महामानव दो बैसाखियों पर आ जाएंगे, दो बाबुओं की बैसाखियों पर, एक नीतीश बाबू, एक चंद्र बाबू, और खुद उस महामानव को 3.25 लाख वोट कम हो जाएंगे। कोई कल्पना नहीं किया था। और सर्वे में भी लगातार 400 पार 400 पार। तो ये सब सर्वे होते रहते हैं, उससे बहुत हम लोग परेशान नहीं है। परेशानी क्या, जो आपने सवाल किया है कि क्या तब जो वोटिंग पैटर्न है या जो चुनाव आयोग या सरकार की मेरा निवेदन वही, मैं जानना वही चाह रहा हूं, 14 के बाद सारे लोग टोन बदल तो नहीं लोगे कि चलो गुड्डू छत पे चलो, छत से चिल्लाएंगे, नीचे नहीं, अब छत से चिल्लाएंगे। ये तरीका मैं समझना चाह रहा हूं जी। मैं बता रहा हूं, जी। 14 के बाद क्या जो चुनाव आयोग ने एसआईआर के माध्यम से 5 लाख जो डुप्लीकेट वोटर्स के वोट हटाए, क्या 14 के बाद इस बात पर चर्चा नहीं होगी कि उन 5 लाख वोटरों में वो राकेश सिन्हा जी जैसे लोग या भाजपा के कई दर्जन लोग जो सोशल मीडिया पे पोस्ट शेयर किए, जो दिल्ली से और अन्य राज्यों में वोट डाल करके दोबारा आए, क्या ये चीज झूठी हो जाएगी? क्योंकि ज्ञानेश कुमार जी ने कहा था कि हो सकता है कि किसी मतदाता का नाम दूसरी सूची में हो, लेकिन वोट अगर वो 2 जगह करता है, एक क्राइम माना जाएगा। तो क्या ज्ञानेश कुमार राकेश सिन्हा मतलब ठीक है, मैं समझ गया। अच्छा, दूसरी बात आप दोनों खिड़की खुली रखना चाहते हो, दोनों खिड़की, कि नहीं इससे निकल जाएंगे ना उससे कूद के भाग जाएंगे, ठीक है? खिड़की नहीं। देखिए, क्या 14 तारीख के बाद ललन सिंह का वो वीडियो डिलीट कर दिया जाएगा क्या, जो धमका रहे थे मोकामा में कि विपक्ष वोटरों को निकलने मत देना, उनको घर में बंद करके रखना? क्या ये सारी चीजें झुठला दी जाएंगी क्या 14 के बाद? नहीं झुठला दी जाएंगी। चुनाव परिणाम दैट इज डिफरेंट पार्ट, लेकिन जो बेमानियां, जो इस तरह का कारगुजारियां सरकार और चुनाव आयोग ने मिलकर किया है, वो तो अपनी जगह यथावत है, उसको कहां आप डिनाई करेंगे? हम लोग उसके पीछे नहीं छुपेंगे। आप ठीक है, आप अब रुक जाओ भैया अशोक जी, आप अरुण यादव से ज्यादा चतुर हो। आपने कहा दोनों खिड़की खुली रखो, आगे वाली भी पीछे वाली भी, जैसा मौका लगे उधर से भाग लो। तेजस्वी कह रहे हैं कि हमको अपार जन समर्थन मिल गया है, तो कैसे बेईमानी होगी जब अपार जन समर्थन आपके पास आ ही गया? फिर ये 5 लाख 63 लाख 64 लाख क्यों हो रहा है? तेजस्वी यादव को समझ नहीं क्या? जब वो कह अपार जन समर्थन हमें मिल चुका है, हमने डेट फाइनल कर दी, तो आप कह रहे हो नहीं जी वो तो इसकी भी चर्चा होगी, उसकी भी चर्चा होगी। मैं कह रहा हूं जितनी चर्चा करनी आज कर लो, 1 2 3 4 पूरी चार्जशीट अभी दोहराओ। 14 की शाम को इस वक्त परिणाम आने के बाद नहीं कि नहीं भाई से तो हम 5 लाख वोट से जीत रहे थे, लेकिन वो अनंत सिंह ने गुलाब जामुन बनवाने का ऑर्डर दे दिया अपने घर पे, तो हम हार गए। ये सब नहीं चलेगा। वो गुलाब जामुन बंटवा रहे थे, आप लड्डू बंटवा देते।
ये विषय नहीं। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, किसी ने मुझसे कहा कि ये परसेंटेज इसलिए बढ़ गया वोटिंग का, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना बड़े बड़े विद्वान हैं मनीष पांडे जी, तो किसी ने मुझसे कहा कि ये भाई साहब इसलिए प्रतिशत बढ़ गया वोट का क्योंकि 65 लाख लोग कम हो गए थे SIR की छानबीन में। हमने कहा चलो छोड़ो इसको, वोट ज्यादा क्यों पड़ा। इस बात का बता दो कि महिलाओं ने लगभग 9.5% वोट पुरुषों से ज्यादा कैसे किया। इसमें तो SIR का कोई मतलब नहीं, इसमें ज्ञानेश कुमार का कोई मतलब नहीं, इसमें भाजपा का, जनता दल का, लोक दल का, नीतीश कुमार का, लालू यादव का कोई मसला नहीं। इसमें ना तीर का लेना देना, ना लालटेन का लेना देना। ये तो कोई अपने जबरिया नहीं करा सकता। इसका तो उत्तर दो भाई मेरे। 10% आज तक किसी राज्य में चुनाव जब से शुरू हुआ देश में, अशोक जी आप भी सुन लो, अरुण जी आप भी, किसी राज्य में ऐसा नहीं हुआ कि पुरुषों के मुकाबले 10% वोट महिलाओं ने ज्यादा कास्ट किया हो। किसी राज्य में नहीं, 1952 से लेके आज तक। तो इसका कोई तो मतलब होगा। हम मतलब नहीं बताएंगे कि क्या होगा, लेकिन हम इस बात के लिए लड़ेंगे कि कोई तो मतलब है ना, उसको डिकोड करो, उसको बताओ ना। ये नींद में वोट डाल गए नहीं ना। ग्रामीण परिवेश में, बिहार के ग्रामीण अंचलों में महिला का वोट डालना पुरुष के बराबर पड़ जाए तो भी जय जय, और पुरुष से 10% आगे। मनीष पांडे, मुझे लग रहा है महागठबंधन 2 दरवाजे एक साथ खुला रखना चाहती, आगे वाला भी और पीछे वाला भी है। आगे वाले में लड्डू रखना चाहती और पीछे वाले में काला झंडा रखना चाहती। जैसा परिणाम आएगा, लड्डू वाला आया तो लड्डू बटने लगेगा, और लड्डू वाला नहीं आया तो लड्डू अंदर कर लेंगे, उधर से दरवाजा खोल देंगे, काला झंडा बोले मुर्दाबाद। बीजेपी की अपनी सूचना क्या कह रही है? अब तक तो सारे कागज पत्तर दुरुस्त कर लिए होंगे, बीजेपी ने जानकारी कर ली होगी। भैया अनम्यूट करो उसको, अनम्यूट करो अपने मोबाइल सिस्टम को, अनम्यूट करो, आवाज नहीं आ रही। मनीष पांडे आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिए। सुना तो करो यार। अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ, तुम तो गजब आदमी, सुन ही नहीं रहे, बोले जा रहे हो। हाँ। मैं कह रहा हूं अनम्यूट करो जी। नहीं, ठीक। मैं कह रहा था कि देखिए, अभी आपने तेजस्वी जी का अभी बाइट सुनाया। अब तेजस्वी जी ने कितना उत्साह भरा बात किया, अरुण जी तो बहुत खुश हो गए होंगे उनके बयान को सुनकर। उन्होंने कहा कि फीडबैक जो आ रहा है वो 1995 में जो फीडबैक था उससे भी बढ़िया फीडबैक आ रहा है। अब भाई तेजस्वी जी आज की तारीख में 95 वाला फीडबैक की फीलिंग ले रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि पता नहीं वो क्रिकेट कब खेल रहे थे और हाफ पैंट कब पहन रहे थे, या किसने बताया कि ये 95 वाली फीलिंग से बेहतर फीलिंग्स है। खैर वो दूसरी बात। पूरे चुनाव में हम लोगों ने देखा, देखिए चुनाव, बिहार का चुनाव जो था वो दूसरे राज्यों से अलग चुनाव है, चलता रहा, क्योंकि यहाँ गठबंधन की राजनीति मजबूरी है। एनडीए भी 5 अपने मित्रों के साथ चुनाव लड़ती है, तो महागठबंधन के भी अपने अपने हैं। मतलब मैं कह सकता हूं कि 2 टीमों की लड़ाई थी। इस 2 टीमों की लड़ाई में मैं यह बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं, अमिताभ जी, की शुरुआत से ही, जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई थी, तो भी हम इकट्ठे एक टीम के रूप में हर जिलों में हम अपने कार्यक्रम कर रहे थे। सारी 5 पार्टियां मिलकर कार्यक्रम कर रही थी, और हमारे कार्यकर्ताओं के, हमारे गठबंधन के बीच में, ठीक है, राजनीतिक सीटों को लेकर थोड़ा 2-4%, 5%, 10% मतभेद हुए होंगे बीच में, लेकिन उसके बाद भी हमारी टीम का जो, एनडीए का जो परफॉर्मेंस था वो एक टीम का था, जबकि महागठबंधन अंतिम समय तक भी 10-11 सीटों पर दोस्ताना लड़ाई में थी। एक बात तो सबसे पहले ये है। दूसरी बात, आपने जो महिलाओं वाला कहा कि ये 9% महिलाएं जो है वो कैसे वोट आगे कर दी,
देखिए मैं चूंकि बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं, मैं अमिताभ जी एक बात कहना चाहूंगा, आपका शो बहुत बेहतरीन होता है इस मामले में। देखिए फैक्ट क्या है? फैक्ट यह है कि 2005, 6, 7 में जिन बच्चियों को साइकिल योजनाएं, पोशाक की योजनाएं या छात्रवृत्ति योजनाएं या अन्य कई सारी योजनाएं जो उन बच्चियों के लिए शुरू हुई थी 2005-6 में, वो बच्चियां आज मां बन गई। आज वो बच्चियां मां बन गई हैं और अब उनको 10,000 रुपए का लाभ भी जो है रोजगार छोटा मोटा करने का सरकार ने अवेलेबल कराया है। देखिए यह जो निरंतर 20 वर्षों तक, 18 वर्षों तक महिलाओं के क्षेत्र में जो काम किया गया बिहार में, लोग कहते हैं कि 10,000 रुपया दे दिया या ये दे दिया कारण, लेकिन सच्चाई यह है कि महिलाओं के बीच में एक प्रयास हुआ है, जिसका कारण है कि आज महिलाओं ने पुरुषों से बढ़ चढ़कर वोट किया है। और ठीक है, ये मुगालते में रहे 3 दिन हम और बर्दाश्त करेंगे, इनकी जय जयकार के लिए लड्डू बंटवा दें, मिठाई बंटवा दें, वो सब अलग विषय है। लेकिन यह फैक्ट है कि जो ग्राउंड रिपोर्ट है सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में, भाई कहाँ गया एसआईआर? एक लोगों का कोई विजुअल्स आया क्या कि मेरा नाम एसआईआर में नहीं है? ये तो बड़े बड़े आरोप लगा रहे थे। 16 दिनों तक इन्होंने बिहार को यात्रा करके बिहार को बदनाम करने का काम किया। और किन किन लोगों को लाया? जिन लोगों ने बिहार को गालियां दी थी कि नाम कट गए, नाम कट गए, नाम कट गए। भैया यहाँ तो वोट प्रतिशत बढ़ गया, नाम कटने की बात तो छोड़ दीजिए। और हर बूथों पर, चाहे वो किसी भी दल का समर्थक का बूथ रहा हो, वहां पर लाइनें लगी, लोगों ने वोट किया और किसी ने तो नहीं कहा कि हमारा नाम कट गया था। ये देखिए, ये जो झूठा प्रोपगंडा फैला रहे थे, अभी आपने जो अशोक जी को कहा कि ये दोनों खिड़कियां खुली रखना चाहते हैं, दरअसल सच्चाई यही है कि इसकी सुगंध राहुल गांधी जो शुरुआती दौर में 2-3 यात्रा बिहार किए थे, जो नुक्कड़ सभाएं की थी राहुल गांधी ने, उनको उनका पता चल गया था राहुल गांधी को कि यहाँ कोई इफेक्ट काम करने वाला नहीं है। इसलिए विषय ऐसा उठाओ जिससे कि हम बच जाए और हमारी पार्टी बच जाए और सारा ठीकरा जो है वो तेजस्वी यादव के माथे पर हम फोड़ दे। यही वजह रही कहीं ना कहीं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा बिहार में विकास ने अपना काम किया है, विश्वास ने अपना काम किया है और यहाँ जन समर्थन, जनता, ये लोग क्या कहते आ रहे थे? परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम अपराधियों को जेल के अंदर कर देंगे। अब देखिए इनकी जो इमेज अपनी रही है, ये अपने इमेज के ठीक विपरीत बयान दे रहे थे चुनावों में। अब वो जनता के गले के नीचे उतरे तब ना कि भाई इनकी सरकार आएगी तो अपराधियों को जेल के सलाखों के पीछे कर देंगे। तो ये सब ऐसे मुद्दे थे जो तेजस्वी यादव और महागठबंधन पर कहीं से भी बिहार की जनता भरोसे करने वाली नहीं थी। वही एनडीए गठबंधन में नीतीश जी और मोदी जी का जो साथ रहा है, जो एक टीम वर्क हुआ, उसका लाभ हम लोगों को मिला। अमिताभ जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो सर्वे आया है उस सर्वे से भी बेहतर रिजल्ट हम लोग लेकर आएंगे। ठीक बात है। सौरभ दुबे जी, लार्जर पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो बिहार पॉलिटिकली बहुत अलाइव स्टेट है, बहुत सेंसिटिव स्टेट है। जितनी राजनीतिक चेतना मैंने बिहार में देखी अपने 40 वर्षों के पत्रकारी जीवन में, उतनी राजनीतिक चेतना सामान्य जन में और किसी राज्य में नहीं देखी। तो वहां का अगर परिणाम आया, चाहे इधर आए चाहे उधर आए, उसका असर देश भर की राजनीति में होगा। और कम से कम जो देश में दो बड़े ध्रुव हैं, एनडीए और इंडिया अलायंस, उनके मोराल पर, उनके आत्मबल पर तो सीधा असर पड़ेगा। अगर ऊंट इस पर करवट बैठा तो एक असर होगा और उस करवट बैठा तो दूसरा असर होगा। सौरभ दुबे जी, और उसी के बाद जाना है तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में और उत्तर प्रदेश में। देश के 3 बड़े अन्य राज्यों में इसी के बाद चुनाव की धुंधली बजेगी 26 से 27 तक के बीच में। सौरभ दुबे, देखिए अमिताभ जी, राजनीति हो या मीडिया जगत हो, थोड़ी बहुत त्रुटियां सबसे होती हैं, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए बड़ा दिल दिखाते हुए। क्योंकि अशोक यादव जी ने मीडिया की गलती बताते हुए जिनकी मृत्यु के समाचार की चर्चा की, उनका नाम इन्होंने ले दिया कि धर्मेंद्र यादव। तो धर्मेंद्र यादव नहीं है अभिनेता, इसको सुधार करना चाहिए था उनको। देखिए, अब आपने जो प्रश्न पूछा, वो प्रश्न का उत्तर सीधा सीधा यही है कि अगर परिणाम जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं अगर यही आता है, इसके बाद का परिणाम पूरी जो है महागठबंधन पर पड़ेगा और वो बिखर जाएगा। हालांकि मैं इस बात को माने न माने, मैंने पूरे चुनाव में बिखरा हुआ महागठबंधन देखा है और बिखरे हुए महागठबंधन में भी
एक अलग पार्टी निकली है जो तेज प्रताप यादव जी की है, उसने भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का काम तेजस्वी यादव जी को किया है, क्योंकि उन्होंने परिपक्वता नहीं दिखाई। जब उन्होंने राजनीतिक पार्टी अलग बनानी तेज प्रताप जी को, उनके साथ एक बार भी बैठ करके बातचीत नहीं किया, किसी प्रकार का संवाद नहीं किया। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए, जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी के बीच की एक बारीक लकीर जो है पूरे चुनाव के अंदर हमने देखी है। पूरे चुनाव में मैंने तेजस्वी यादव जी के किसी भी पोस्टर पर राहुल गांधी जी का चित्र नहीं देखा, और राहुल गांधी जी के मुंह से एक बार भी नहीं सुना कि तेजस्वी यादव जी ही बिहार के मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे। वहां पर मुख्यमंत्री के दावेदारी के बाद उप मुख्यमंत्री की दावेदारी 2.5% मल्ला जाति के लोगों को दिया जाता है। तो जो मुसलमानों के वोटों का दावा करने वाली आरजेडी है, वही मुसलमान आज उससे प्रश्न पूछ रहे हैं कि हमारी 13% आबादी को आपने कहां पर खड़ा रखा है। तो देखिए, कुल मिलाकर के जो विपक्ष था वो आपस में ही बिखरा रहा है, टूटा फूटा रहा है। लेकिन जो एनडीए है, अगर परिणाम यही आते हैं तो इस परिणाम के अनुसार ये जो एग्जिट पोल हैं, ये जो बढ़ा हुआ महिलाओं का वोट है, जो महाराष्ट्र चुनाव में दिखा, दिल्ली के चुनाव में दिखा, हरियाणा के चुनाव में दिखा, और जो विपक्ष के लोग दावा कर रहे हैं कि बढ़ा हुआ वोट हमें आ रहा है, लेकिन जो समीकरण है, जो एक लगातार हमने ट्रेंड में देखा है, वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी को गया है। मुझे ठीक है सौरभ जी, रुकना होगा महिला वाला जो ब्रह्मास्त्र ठीक है सौरभ जी, अभी रुकना होगा। अशोक जी ने एक बात जो कही, पहले उस पर एक टिप्पणी मैं कर दूं। कल से उसका बड़ा शोर है कि मीडिया बंद कर देना चाहिए, मीडिया को बर्बाद हो गया, मीडिया को कोई अकल नहीं। क्यों? बोले धर्मेंद्र नहीं रहे, ऐसा चला दिए। मैं अशोक जी को याद दिला दूं, मैं बोलना नहीं चाहता था इस विषय पर, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी खबर चले, छोटी हो बड़ी हो, मृत्यु की हो जीवन की हो, ठीक चले। लेकिन मैं अशोक जी को याद दिला दूं, इस देश में 1977 में जिस व्यक्ति की तेजस्विता से, तपस्या से इंदिरा गांधी की सरकार गई और जनता पार्टी की सरकार आई, जिसके पांव के नीचे बैठकर सरकार ने शपथ ली हो, उस जयप्रकाश नारायण के, सुन लेना अशोक जी हमेशा के लिए, ये हमेशा काम आने वाली बात है ना, क्योंकि मीडिया से आप लोग कभी न कभी टकराते रहते हो हफ्ते में एक आध बार, तो वही हमेशा काम आएगी। भारत की संसद ने, नगरपालिका चुंगिन नहीं, किसी अखबार और चैनल ने नहीं, भारत की संसद ने औपचारिक प्रस्ताव पारित किया जयप्रकाश जी के निधन पर, तब जब जयप्रकाश जी जिंदा थे। संसद बंद कर दें, आप सब नेताओं को भगा दें, कहें भगो, आप लोगों को काम नहीं, संसद ही नहीं चलनी चाहिए अब तो, जेपी को बताओ फर्जी श्रद्धांजलि दे दी। हमने तब ये मांग नहीं उठाई थी। हम उठा सकते थे कि नेताओं को कहो कि मनरेगा में काम करें, संसद बंद करो। बोले इतना गलत काम कर दिया, बताइए। तब ज्ञान तो सब दे रहे हो, तो क्या करे, भारत सरकार खत्म कर दे। बोले भारत सरकार नहीं चलेगी, अब केवल लेखपाल पटवारी देश चलाएंगे, ऐसा कर दें। क्यों? बोले बताइए, जयप्रकाश जी का श्रद्धांजलि दे दी और बाबा जसलोक में जिंदा, जसलोक अस्पताल में। तब उसी सरकार का झंडा पकड़ के तो मुलायम सिंह भी चल रहे थे। तब क्या किया था आप लोगों ने? किसी भी चीज को इतना नहीं खींचिए कि वो अझेल हो जाए। सामान्य चीजें होती रहती हैं और नेताओं से कैसी कैसी गलतियां हो जाती हैं। अगर उन पर अड़ जाएं अशोक भाई, तब तो फिर नेताओं को घर से निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। नहीं, क्या क्या नहीं बोल जाते, और बोलने के बाद फिर अगले दिन क्लब का कुर्ता पहन के ठाट से घूमते। यही लोकतंत्र है। खैर, अरुण यादव जी, एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है। मुझे आप कोई ऐसा कारण बताइए जिससे आपको लगता हो कि ये कारण निर्णायक है इस चुनाव में, इस कारण से महागठबंधन सरकार में आएगा, जो आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण कारण हो। वही मैं फिर बीजेपी से पूछूंगा कि वो एक कारण बताएं जो उनको लगता हो कि ये कारण हमको सत्ता में वापस कर रहा है। पहले आप अरुण जी।
देखिए अमिताभ भाई, 2 दशक जी से बिहार में एनडीए की सरकार है, 2-3 साल उसमें आप छोड़ दें, जी तो अगर आप देखेंगे, बिहार बेरोजगारी का हब बन गया है, पहली बात। और 3C की बात करते थे लगातार नीतीश कुमार जी कि क्राइम, करप्शन, कम्युनिज्म से हम कभी समझौता नहीं करेंगे, किसी भी हालत में नहीं। और ये तीनों से समझौता कर लिए, क्राइम से भी, करप्शन से भी, कम्युनलिज्म से। क्राइम पर क्या मैं कहूँ, आप तो नहीं नहीं अरुण बहुत जी, संबोधन मैंने वो पत्रकार हैं। नीतीश कुमार ने क्या गलती की वो मैं उनसे पूछूंगा, नहीं मनीष पांडे से। मैं आपसे, वही, अरे रुको भाई, अरे भैया मैं आप सुन आपसे ये लीजिए पूछ ना, रहा हूँ, एक कारण बताओ कि भाई हमारे पास ये गोली है, भाई इसको आप खाएंगे तो तो ऐसा जान हो लो जाएगा। भाई, आप तो जान लो भाई, समझ में आ रहा है अमिताभ जी, मैं तो बोलने जा रहा हूँ। क्या जी कारण तो मैं बताने जा रहा हूँ। बिहार की जहाँ जनता बताइए जो भैया। है महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, भ्रष्टाचार से त्रस्त है, अपराध से त्रस्त है, पलायन से त्रस्त है। ये कारण नहीं है क्या सरकार जाने का? क्या गजब भाई आप बात करते हो मैं आपसे अमिताभ पूछ जी, रहा हूँ एक कारण कारण आप क्या बता दो, मानते हो, मेरे लिए तो कई 100 कारण कारण है। बता दो। मैं तो कई जनता के जो मूल ठीक सवाल है ठीक है मित्र भाई, वो सवाल है जिस सवाल ठीक से जूझ रही थी 2 दशक से बिहार की जनता। ठीक इसीलिए तो ठीक बिहार पाना चाहती थी बिहार की ठीक है जनता। ठीक आगे है अरुण जी, आबादी की आप बार बार बात करते हैं ठीक है, अमिताभ आगे बात भाई। आ गई, आगे जो रुकना होगा। अशोक यादव जी, जी जब बिहार में लालू यादव का अभ्युदय हुआ और उसके बाद वो और उनकी पत्नी 15 साल सरकार में रहे, तो जात, कम्युनलिज्म, जात, करप्शन, बेरोजगारी है, अशिक्षा, निपट गरीबी, घुटनों तक कीचड़ में सना ग्रामीण परिवेश। हम लोगों को एक किस्सा याद है ना, इंदिरा जी गई थी बेलछी तो हाथी बैठ के जाना पड़ा, चल सड़क पर चल नहीं सकती थी क्या। तो मतलब ये सब मुद्दे लालू जी के समय में सेटल हो गए थे 15 साल में। बिहार रोजगार में देश में सबसे आगे हो गया था, उद्योग में सबसे आगे हो गया था, शांति व्यवस्था में सबसे टॉप पर चला गया था 15 साल में। अशोक जी। अमिताभ जी, जो 15 साल आप बता रहे हैं बिहार का, जी वो 15 साल बिहार के पीडीए के लिए गोल्डन एरा था, स्वर्ण काल जिसको कह सकते हैं। जो स्थिति थी वहां पर पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों की, उनकी स्थिति में आमूल चूल परिवर्तन और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तीनों स्तर पर लालू यादव जी की 15 साल की सरकार ने हेलो, लाया है। और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। रह गई बात जंगल राज की, आज मैं 3 नवंबर 2025 इंडियन एक्सप्रेस उसकी ये हेडिंग पढ़ रहा हूँ। सिंस 2015 द नंबर ऑफ क्राइम्स इन बिहार हैज राइजन फास्टर देन द नेशनल एवरेज। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, 3 नवंबर 2025 का इंडियन एक्सप्रेस है। और स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो आंकड़ा है, नंबर ऑफ क्राइम्स इन बिहार 2023 में 3,54,000, 2024 में 3,52,000। ये सुशासन है, सुशासन बाबू का सरकार में ये सुशासन है। और 17 महीने में कितना पुर गिरा था अमिताभ जी? 12। शराब कैसे बिक रही बिहार में सबको पता है। तो अगर इसको आप सुशासन कर सकते हैं, जो नेशनल एवरेज क्राइम का उससे ज्यादा बिहार में क्राइम है, तो मुझे लगता है कि भाई अब पैमाना बदलना पड़ेगा सुशासन का। अच्छा, दूसरी बात, आपने महिलाओं को लेकर के कहा कि लगभग 9 से 10% महिलाओं का वोट परसेंट बढ़ा है। जी इसका पढ़ा। क्या अर्थ निकाला जाए? मैं वही आपसे बात करते करते कुछ खोजा कि 2010 में भी महिलाओं का परसेंटेज बढ़ा था, वोटिंग परसेंटेज पुरुषों की तुलना में 3.6%। 2015 में वोटिंग परसेंटेज महिलाओं को बढ़ा था 6.8% पुरुषों की तुलना में। 2020 में बढ़ा था अमिताभ जी 4.2%। तो हमें लगता है कि 2010 से लेकर के जितने भी चुनाव हुए हैं, जो पुरुषों की तुलना में महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, इस बार थोड़ा ज्यादा बढ़ा है। अभी वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का एक दूसरा भी पक्ष हो जी सकता है कि बिहार के लोग माइग्रेंट लेबरर बहुत ज्यादा है, उनके खुद के राज्य में कोई जॉब नहीं, पूरे हिंदुस्तान में बेचारे लेबर का जॉब करते हैं बिहार के लोग। और 17 महीने के तेजस्वी यादव जी की सरकार ने 5 लाख रोजगार दिया, 5 लाख। जी ये जॉबलेसनेस की वजह से, एम्प्लॉयमेंट की वजह से माइग्रेशन है बिहारियों का,
वहां पे पुरुष कम होते हैं, जब वोट देने का समय होता है तो महिलाएं ज्यादा होती हैं। ठीक, और इसके ठीक है अलावा अशोक जी। जी ठीक है। जी एक अंतर्विरोध था अशोक जी के उसमें। उन्होंने कहा भाई पुरुष तो है ही नहीं, सरल भाषा में कह रहा हूँ, वो तो माइग्रेशन अंग्रेजी में बोले, मैं तो सरल भाषा में जो बिहार का आदमी समझे, यूपी के समझे। वो कह रहे थे कि माइग्रेटेड है, सब आदमी बाहर चला गया काम करने, मनई जितना है तो औरतें ही बची हैं वही दे रहे हैं वोट। तब आदमियों का वोट भी बिहार के इतिहास में सबसे ज्यादा इसी बार पड़ा है। कहां सब चला गया? बोले आदमी तो है ही नहीं, वहां तो सब खाली पड़ा है, केवल औरतें हैं, इसलिए औरतों को वोट। गजब तर्क है भाई। आज पुरुषों का वोट भी इस बार बिहार में सबसे ज्यादा पड़ा है। और अगर हम ये कहते हैं कि बिहार में माइग्रेशन है, आज बिहार में पलायन है, ये हम कहते हैं अगर आज, तो इससे पहले हमको ये नहीं बोलना चाहिए कि 15 साल गोल्डन एरा था बिहार का, जब लालू जी और राबड़ी जी थे और साधु यादव बिहार चलाते थे। ये नहीं बोलना चाहिए। गोल्डन एरा में जो सब लोग करोड़पति अरबपति बन गए बिहार में, वो मजदूर हो गए अचानक से। अभी मेरे मित्र अशोक जी ने कहा था कि गोल्डन स्वर्ण काल था बिहार का। ऐसा लगा कि लालू यादव का कार्य शायद मौर्य काल और गुप्त काल जैसा है भारत का। तो वो सोना कहां गया? अगर लालू जी ने 15 साल में सबको नौकरी दे दी थी तो सबकी नौकरी कहां गई? ये तो प्रश्न होगा ना। सुभाष और साधु, इनके लिए गोल्डन एरा था भैया अशोक जी। सुभाष के लिए था, साधु के लिए था। बाकी तो हम भी समझ रहे हो, तुम भी समझ रहे हो, सब जानते ही हम लोग। मनीष पांडे जी, आपसे भी वही सवाल। 10 मुद्दे नहीं चाहिए जैसे अरुण जी बता रहे थे, ऐसा ऐसा ना। मैं एक मुद्दा जानना चाहता हूं जिसको बीजेपी एनडीए ये मानता हो कि ये हम मुद्दा हमारा तुरुप का पत्ता है, ये हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट है, यूएसपी है, इसके चलते हम बढ़त ले रहे हैं चुनाव में। एक मुद्दा मुझे नहीं। देखिए अमिताभ जी, मैं बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, लेकिन अरुण जी ने जो बातें कही ना अपने लिए, एक्चुअली हमारी जीत का कारण ही वही है। अब जैसे अपराध पे ग्राफ बनाते हैं या भ्रष्टाचार पे बनाते हैं या हत्या पे दिखाते हैं, देखिए अमिताभ जी, सच्चाई यह है कि बिहार में आप दुकानें 11 बजे 12 बजे रात तक खुली रहती, रात भर आप सड़कों पर घूमे, कहीं भी रात भर यात्रा करेंगे बिहार के कोने कोने में, वहां पर आपको कहीं कोई भय नहीं दिखेगा, किसी के साथ भय मुक्त कोई वातावरण नहीं है। ठीक है, हत्याएं हुई, रिकॉर्ड में है, दर्ज होते हैं मामले। भाई उस जमाने में डॉक्टर की कार चोरी हुई, लालू प्रसाद यादव के घर में मिला, कोई कांड संख्या बताएगा मुझे कि एफआईआर दर्ज हुआ था तो उसका एफआईआर नंबर क्या है? मीसा लालू जी की बेटी की शादी में जो गाड़ियां चली गई थी, इतना मशहूर किस्सा है, उसका कोई एफआईआर नंबर है क्या? कोई बताएगा क्या? तो देखिए वो विषय अलग है। मैं यही बात कहना चाहता हूं अमिताभ जी कि आज की तारीख में चाहे आप जनता को कितना भी बोल रहे थे कि भ्रष्टाचार है, अब 17 महीने आप भ्रष्टाचार रहे, अब देखिए सृजन पर बोलते हैं, बालिका गृह कांड पर बोलते हैं, 17 महीने सरकार में आप नीतीश जी के साथ थे, तब क्यों नहीं जांच करा लिया उस पर? तब क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री भ्रष्टाचारी थे, अगर आपकी भाषा में, तो उनकी जांच करवा दी, उनके फाइल खोलवा दी, 17 महीने का समय मिला था ना आपको, वो नहीं हुआ। जब आप उप मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे थे 17 महीने की, तो आपसे पत्रकारों ने पूछा कि तेजस्वी जी, आपने तो कहा था कि हम जो है पहली कलम में पहली कैबिनेट से 10 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे। तो उस दिन तेजस्वी जी का बयान था कि अरे भैया, हम तो मुख्यमंत्री बनने पर कहा था ना, अभी तो मैं उप मुख्यमंत्री बना हूं, मैं कहां से दे दूंगा, मैं मुख्यमंत्री रहता तब देता। और वही तेजस्वी यादव जब सत्ता से हटते हैं तो वो सारी नौकरियों का क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं। तो आपने कहा ना कि बिहार के वोटर, बिहार के लोग राजनीतिक रूप से बहुत परिपक्व हैं, तो इनका चाल चरित्र और चेहरा, ये जो भी चीजें ला रहे थे वो सारा इन्हीं के अगेंस्ट जा रहा था। ये जो भी मुद्दे चुनाव में रखे हुए थे कि अपराध है, भ्रष्टाचार है, या बेरोजगारी है, या पलायन है, तो बिहार की जनता जानती है कि पलायन कोई आज से नहीं है, पलायन शुरू से रहा है। तो इस वजह से हमारी जीत का कारण यही है कि जनता का हम पे भरोसा है। हम 100% विकास नहीं कर पाए, हम शायद 80% भी विकास नहीं कर पाए, लेकिन हमने जितना विकास किया है अमिताभ जी, जनता को भरोसा है कि शेष बचे काम भी
यही सरकार कर सकती है, क्योंकि इस सरकार में वो जज्बा है, इस सरकार में वो महत्वाकांक्षा है कि यह बिहार का विकास कर सकती है। इसी विश्वास ने आज हमको फिर से भी अच्छा, दूसरी बात, एक बात और मैं कहूंगा अमिताभ जी, देखिए 20 वर्षों तक यह एनडीए की सरकार रही, 20 वर्षों तक, फिर भी विपक्ष को पसीना बहाना पड़ रहा था। इसका मतलब है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, और एंटी इनकम्बेंसी अगर नहीं थी, इसका मतलब है विकास के कार्य हुए, सरकार पर लोगों का भरोसा ठीक था। ठीक है, ठीक कुछ मुद्दे ठीक हो मनीष सकते पांडे हैं। जी, एक बड़ा रोचक सवाल, लेकिन मुझे लगता है बिहार के जनादेश पर चर्चा हो और वो सवाल नहीं हो तो वो चर्चा अधूरी है। सबसे एक ही सवाल पर छोटा छोटा उत्तर लूंगा, समय की थोड़ी सी कमी है। सौरभ जी, आपसे शुरू करता हूं। क्या नीतीश जी के लिए दोनों दरवाजे खुले होंगे 14 तारीख को, परिणाम इधर आए चाहे इधर आए? सौरभ दुबे, छोटी सी टिप्पणी। बिल्कुल, नीतीश कुमार जी एक मजबूत चेहरा हैं बिहार की राजनीति में, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के लिए एक मजबूत चेहरा भी हैं, और साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका सामंजस्य है, वो बहुत ही परिपक्वता के साथ तमाम चुनावी ठीक, मैंने मंचों ये पर नहीं जो पूछा उन्होंने सौरभ जी, किया है, ना मुझे मैंने ये लगता है पूछे नहीं उनको- भाजपा से उनका रिश्ता कैसा है। मैंने पूछा, आप लोग भी गजब करते हो, मैंने पूछा भाजपा का दरवाजा मेन गेट और लालू यादव का मेन गेट दोनों खुले रहेंगे कि नहीं, ये पूछा। ये तो पूछा नहीं भाजपा से उनकी नातेदारी कैसी है। नहीं, देखिए, दरवाजा भाजपा से बंद ही नहीं है तो दूसरी तरफ कैसे खुला रहेगा, मैं तो ये कह रहा हूं आपको। और मेरा मानना ये है कि ठीक, आगे बात, स्पष्ट तौर पे आगे दोनों आगे तरफ से आ लोगों गई भैया, आगे बात। मैंने कहा था विश्लेषण नहीं करो, हाँ या नाम बता दो। अशोक यादव जी, ये प्रश्न आपसे है। अमिताभ जी, अभी सौरभ जी ने बताया कि राहुल गांधी जी का फोटो नहीं लगा था अरे तेजस्वी छोड़ो जी भाई, के सौरभ जी ने कैंपेन में। बताया, आप ये सुनिए, सवाल बता उसी दो। से उसी जी जी। नीतीश कुमार जी का एक सिंगल कोई मोदी जी के साथ चुनावी कैंपेन का फोटो अगर आप दिखा दें तो मैं आपका वेलकम करूंगा। नीतीश जी बहुत परेशान है, उनको ये पता है कि हमको चुनावी दूल्हा बनाया गया है, और वो बिल्कुल वो परिपक्व नेता हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, उनका कहीं भी स्वागत हो सकता है। उनके ऊपर कभी हम लोगों ने भी डायरेक्ट अटैक नहीं किया, आप पूरे चुनाव भर आप देख लीजिए। हम लोग पता है, ये बात नीतीश जी को भी पता है कि वो चौथे शिंदे बनने जा रहे हैं। जिस शिंदे की शुरुआत हुई थी राजस्थान में, जिस शिंदे की शुरुआत हुई मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह के ठीक है, यहाँ, ठीक है उसी अशोक तरह जी, से ठीक, शिंदे बनने ठीक जा है। रहे हैं। इसको मनीष अपने पांडे जी, आपके लिए थोड़ा कठिन सवाल है, लेकिन मेरे लिए सवाल जरूरी है। क्या अशोक जी ने यह तो स्वीकार कर लिया कि नीतीश जी चौथे शिंदे बनने जा रहे हैं, यानी कि अब ये सारी इतने देर की बहस बेकार थी। इन्होंने स्वीकार कर लिया कि एनडीए की सरकार बन रही है और नीतीश जी चौथे शिंदे बनने वाले हैं। अब वो शिंदे बनेंगे क्या बनेंगे ये तो छोड़ दीजिए, सरकार बन रही है इस बात की गारंटी अभी आपने दे दी। देखिए ऐसा है, पिछले बार भी जब नीतीश जी को बहुत कम सीटें आई थी तब भी हमने उन पर भरोसा जताया था, इसलिए एनडीए के अंदर यह विषय ही नहीं है। और अटल जी के समय से आज तक हमारे गठबंधन के सारे मित्रों में, देखिए एक बात मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े गठबंधन दल होने के बाद त्यागी रही है हमेशा, और आपस में जो बड़ी पार्टी का, जो बड़ा भाई का जो रोल होता है वो रोल में रही है, इसलिए हमारे बीच में यह कोई विषय नहीं। ठीक बात। मैं इसी बात से बात शुरू करूंगा अपनी समापन पर। मेरी समझ ये कहती, मुझे नहीं पता क्या रिजल्ट आएगा, हो सकता है इसकी जरूरत ही नहीं पड़े, लेकिन बिहार की राजनीति के मध्य बिंदु हैं नीतीश कुमार। मेरी बात लिख लीजिए, अच्छी लगे तो भी लिख लीजिए और खराब लगे तो एक गिलास पानी पी लीजिए, फिर लिख लीजिए। सबको उनकी जरूरत, उनकी जरूरत सबको है। कभी रामविलास पासवान ने कहा था कि हम जामन हैं। एलजेपी छोटी पार्टी थी, इसलिए उन्होंने कहा हम जामन हैं। 5 लीटर दूध है लेकिन 1 चम्मच दही नहीं होगा तो दही जमेगा नहीं। नीतीश बाबू उस वैसे जामन नहीं है, उनके पास तो अपनी पार्टी भी है और बड़ी पार्टी है। मुझे लगता है कि अगर परिणाम कहीं झूले तो जो अभी आप देख रहे थे महागठबंधन के नेता जो नीतीश जी पर कुछ कमर के नीचे भी प्रहार कर रहे थे, वो सब लोग चटक गुलाब की माला लेके नंगे पांव भागेंगे नीतीश बाबू के घर की तरफ कि चाचा हम आ रहे हैं। चाचा को जाने की जरूरत नहीं, भतीजे ले लड्डुआ का टोकरा सिर पे रख के जिसे छठ में जाते हैं, सब चाचा घर पे दिखाई देंगे। मनीष बाबू भी इस बात को जानते हैं। इसलिए मसला ये नहीं कि नीतीश जी कहां जाएंगे,
इनको भी नीतीश जी के घर जाना पड़ेगा, उनको भी नीतीश जी के ही घर जाना पड़ेगा, ऐसी मेरी समझ कहती है। और एक चीज और जो बात हमारे मित्र ने कही, अशोक जी ने, उनकी बात सिर माथे, सबकी अपनी अपना आकलन है, लेकिन मैं कहता हूं नीतीश कुमार को शिंदे नहीं बनाया जा सकता। अशोक जी लिख लीजिए बात, नीतीश कुमार को शिंदे नहीं बनाया जा सकता, नेवर। सारा सिराजा बिखर जाएगा अगर शिंदे बनाने की कोशिश करेगा कोई। ना उधर वाले बना पाए उनको शिंदे, लालू जी के पुत्र दोनों, और ना इधर वाले बना पाए कभी शिंदे, कभी नहीं बना पाए। कब बनाया? कुछ लोग अपना ललाट पर लिखा के लाते हैं, नीतीश बाबू भी वही लिखा के लाए। और एक गंभीर बात कहता हूं, हम सबको सोचना चाहिए, बिहार जैसे विकट प्रदेश में 20 साल से कोई आदमी मुख्यमंत्री हो और उसके कुर्ते पर कोई दाग नहीं हो, ये छोटी बात है। ये छोटी बात है कि भाजपा वाले कह रहे कि नीतीश जी के नेतृत्व में, और इंडिया अलायंस को सारा फोकस किस बात पर था कि नीतीश जी इतने महान हैं, फिर भी भाजपा वाले उनका सम्मान नहीं कर रहे। बताइए, नीतीश जी के सम्मान की लड़ाई तो लालू यादव का परिवार लड़ रहा था। कोई सभा बता दीजिए जिसमें चाचा की जय जयकार ना की हो भतीजों ने, और ये ना कहा हो कि भाजपा वाले उनका सम्मान नहीं करेंगे। अशोक जी भी कह रहे थे कि वो उनका सम्मान नहीं करेंगे। तो कुछ तो है, कोई जादू तो है। और एक बात पर मैं और टिप्पणी करना चाहूंगा, महिलाओं के वोट को सामान्य तौर पर मत देखिए। अद्भुत घटना है, विशिष्ट घटना है। बिहार का भविष्य यहीं से बदलेगा, यहीं से बदलेगा, जागृत महिला से। और महिलाओं के बीच में नीतीश कुमार के पास अपना एक विश्वसनीय रिश्ता है, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। आप दूसरी पार्टी के हो तब भी। जैसे मैं बता दूं, कोई इनकार नहीं कर सकता इस बात से, अशोक भाई आप भी सहमत होंगे, अरुण जी भी और मनीष पांडे भी, कि लालू यादव के पास यादव और मुसलमान का जनाधार सबसे मजबूत है। इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। मनीष पांडे भी नहीं कर सकते, टीवी पर भले बोलते हैं लेकिन मन में तो नहीं कर सकते। उनसे ज्यादा ताकत यादव और मुसलमान किसी के पास नहीं। वैसे मैं कहता हूं, बिहार में अति पिछड़े, अति दलित और महिलाएं, इस ब्रैकेट में, इस समूह में नीतीश कुमार सबसे बड़े चेहरे हैं, ये जान लीजिए। अगर लालू यादव मुसलमान और यादव में सबसे बड़े चेहरे हैं, तो नीतीश बाबू बिहार में महिलाओं के उसमें और अति पिछड़े और अति दलित के बीच में सबसे बड़े चेहरे। यही ताकत है उनकी। सत्ता में कोई प्यार मोहब्बत में किसी को ओबलाइज करता है नहीं ना। सत्ता तो बहुत निष्ठुर चीज होती है। अगर पांव आपके मजबूती से नहीं जमे हों तो घर परिवार के बाली बच्चे कुर्सी खींच लेते हैं। ऐसा हुआ है देश में कई जगह। तो कुल मिला के ये, और एक चीज मुझे और लगती, जो मैंने प्रश्न भी किया था, बिहार का परिणाम अगर एग्जिट पोल जैसा आया अशोक भाई, तो उसका असर उत्तर प्रदेश में आपके मनोबल पर पड़ेगा ही पड़ेगा। आपसे मतलब आपके कार्यकर्ता के। लालू जी की विरासत को लेकर तेजस्वी आगे चल रहे हैं, मुलायम सिंह जी की विरासत को लेकर अखिलेश जी आगे चल रहे हैं। अगल बगल का सूबा है, असर जरूर पड़ेगा। जीत जाएंगे तो भी पड़ेगा, और हार गए अगर इंडिया अलायंस वहां तो भी पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की जमीन पर भी असर पड़ेगा। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।
अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH पास है प्योर पाव भाजी का मसाला। प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा और प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा और प्योर मसाला। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा और प्योर मसाला। का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरी डे।